जयधारी माँ। जो चैप्टर मैं आज पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है उपेक्षित सीमा का त्रासद अफसाना। मेरा नाम अफसाना है और उम्र 29 साल। मेरे 2 बच्चे हैं। 19 वर्ष की आयु में मैं अपने पिताजी से मिलने दिल्ली आई। ऑटो रिक्शा वाला मुझे उनके पास ले जाने की बजाय मुझे अपने घर ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया। जब उसने दूसरे दिन मुझे मेरे पिता के पास पहुंचाने को कहा, मैंने इनकार कर दिया और उसके साथ तत्काल विवाह के लिए मैं अड़ गई। पहले मेरा नाम सीमा था। मैं हरियाणा के एक समृद्ध परिवार में पैदा हुई। हमारे परिवार वालों के पास ढेर सारी जमीन तथा एक बड़ा सा मकान था। हम लोग संयुक्त रूप से एक साथ रहते थे। हमारे घर में सब कुछ था सिवाय प्यार के। मेरे 2 छोटे भाई थे। हम लोग साथ साथ स्कूल जाया करते थे। मेरे पिताजी दिल्ली की एक बड़ी खुफिया एजेंसी में कार्य करता थे, पर वो दिल्ली में अकेले ही रहते थे। मेरी माँ हमारी ज़मीन की देखभाल करती और हमें हमारे पिताजी की कभी कमी अखरने ना देने की पूरी कोशिश करती। हम अपने पिताजी की लंबी प्रतीक्षा करते, लेकिन उनके पास हमारे लिए कभी वक्त ना था। मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था। मैं नियमित स्कूल जाती और स्कूल से लौटकर घर के अंदर रहती। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए कक्षा में मेरी प्रतिष्ठा थी। चूँकि पढ़ाई के सिलसिले में मुझे ज़्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता, अतः मैं पढ़ाई के अलावा संगीत, नाटक आदि गतिविधियों में भी भाग लेती। 10वीं कक्षा पास होने तक ऐसा ही चलता रहा। इंटर की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था। इस बारे में निर्णय करने के लिए मेरे पिताजी संयोगवश उस समय घर में मौजूद थे। वह मुझे पास के एक कस्बे में स्थित हॉस्टल में दाखिल कराकर चले गए। मैंने कक्षा में अपनी स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से डटकर पढ़ाई करी। बहरहाल इस बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं नितांत अकेली हूँ। मुझसे मिलने के लिए मेरे घर से कोई आता ही नहीं। कभी कभार मेरी माँ आ जाती है और मेरे छोटे भाइयों की फिक्र लगी रहती है, अतः वह जल्दी ही वापस चली जाती है। मुझे याद आता कि मेरे पिताजी तो मुझसे मिलने मुश्किल से 1-2 बारी ही आए थे। इसका मेरे दिमाग पे गहरा असर होना शुरू हो गया। मैं खाली बैठकर फिल्में और टेलीविज़न देखने में अपना समय गंवाने लगी। मैं अपने पिताजी को रोज़ पत्र लिखती कि आप भी अन्य बच्चों के पापा की तरह मुझसे मिलने आया करें, लेकिन उनके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने उनके पास अपनी समस्याएं भी लिखनी भेजी, किंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं छुट्टियों के दिनों में बहुत उदास रहने लगी, अतः जल्दी ही हॉस्टल लौट जाती थी। मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। मेरे पिताजी ने फैसला किया कि आगे की पढ़ाई जारी रखूं और उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहूं। इस बार मैंने पाँव लटका दिए। मैंने अपने माता पिता को साफ साफ बता दिया कि मेरे हॉस्टल का खर्चा दे दे, तभी मैं वहां पढ़ूंगी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगले ही दिन मैं हॉस्टल पहुंच गई। मेरे लिए मेरे माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना सरल नहीं था। इन बीच मेरे मित्रों ने मुझे कई सुझाव दिए, जिनका मुझे अफसोस है। मैं पूरी तरह पढ़ाई बंद कर दी। अपने टीचर, खासकर हॉस्टल वार्डन, जो बड़ी बुरी औरत थी, की धमकियों के डर से ही मैं पढ़ाई करती। एक दिन हॉस्टल वार्डन ने मुझे अपने एक सहपाठी के कमरे के बाहर खड़े हुए पकड़ लिया। मैंने अपने मित्र से अपनी नोटबुक वापस लेने के लिए वहाँ खड़ी थी, परंतु वार्डन ने मेरी एक ना सुनी। मेरी सभी दलीलें उसके बहरे कानों से टकराकर लौट गईं। उसने मुझे बड़ी सजा दी। उसने पढ़ाई के साथ साथ मेरी अन्य गतिविधियों से मेरा नाम काट दिया। इट रियली हर्ट मी। मैंने अपने पिताजी को बहुत दुखी मन से अपने बचाव के लिए आने को कहा। वह मेरे पत्र का जवाब देने का समय भी नहीं निकाल पाए। आना तो बहुत दूर की बात थी। मैं BA प्रथम वर्ष की परीक्षा में फेल हो गई। शिक्षित होने का सपना मेरी आंखों के सामने ही चकनाचूर हो गया। मैं अपना सामान हॉस्टल में ही छोड़कर तथा बचे कुचे पैसे लेकर हॉस्टल से भाग गई। मैं अपने पिताजी का पता जानती थी। मैं दिल्ली जाने वाली बस में सवार हो गई। बस अड्डे पर मेरे उतरते ही अनेक ऑटो रिक्शा वाले मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, घर छोड़ने के लिए खड़े हो गए। चूँकि मैं उनके मदद के बगैर पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए उनमें से एक को मैंने अपने पिताजी का पता दिया और ऑटो रिक्शा में बैठ गई। मुझे दिल्ली की सड़कों का कुछ मालूम नहीं था। मुझे बताया गया था कि शहर में आम हड़ताल और हिंसा के डर के वजह से
मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती। मैं डर गई और मैंने ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन लेकर चलो। वो मुझे रेलवे स्टेशन ले गए। स्टेशन पर हमें एक आदमी मिला जिसने बताया कि आज गाड़ी नहीं है कोई। ये सुनकर मैं और अधिक डर गई। ऑटो रिक्शा वाले ने मुझे कहा कि मैं उसके घर चल सकती हूँ। कोई चारा ना देखकर मैं उसके घर जाने को तैयार हो गई। उसने वादा किया कि वह दूसरे दिन मेरे पिताजी के पास मुझे छोड़ आएगा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अपने घर में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरा सारा प्रतिशोध व्यर्थ गया। शाम को उसने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। मैंने इनकार कर दिया। मैं टूट चुकी थी। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ वही और उसी समय शादी करे। वह उसके लिए तैयार नहीं था। उसने ऐसी हरकत अन्य कितनी लाचार लड़कियों के साथ की थी क्या मालूम। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय देखकर वो तैयार हो गया। मैं निकाह के लिए ले जाई गई। इस प्रकार रियाज नामक मुसलमान से शादी करने के कारण मैं अफसाना बन गई। उसके परिवार के बारे में मुझे तो कभी कुछ जानकारी नहीं थी और ना अब है। जिस समय मेरी शादी हुई मैं 19 बरस की थी। तब से 10 साल बीत चुके हैं। मैं उस आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसने मुझे तबाह किया था। हालांकि वे अभी भी कभी कभार लड़कियों के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। कई बार मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ और कभी विरोध भी कर देती हूँ। मेरे बारे में पता चलने के बाद एक दिन मेरे पिताजी मुझे मिलने आए। उनके साथ पुलिस भी थी। मैंने पुलिस वालों को वापस भेज दिया। तब तक मैं माँ बन चुकी थी। मेरे परिवार वालों ने ये कहते हुए कि मैंने उनकी नाक काट दी, संबंध तोड़ दिए। तब से मैंने उन्हें ना देखा है और ना उनके बारे में सुना है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब सिर्फ अपने 2 बच्चों का पालन पोषण है, ताकि मेरी तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मेरा शौहर अभी भी ऑटो रिक्शा चलाता है, लेकिन उसने अपने चाल चलन में काफ़ी बदलाव कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने बच्चों की परवाह करता है। यही वजह है कि कभी कभार जब वो मेरी पिटाई भी करता है तो क्या करूं, नज़रअंदाज कर देती हूँ। यही जीवन है। गलती किसकी? बच्चों को उनके माता पिता द्वारा प्यार और सावधानी से पालन पोषण की ज़रूरत होती है। सिर्फ शिक्षा ही पर्याप्त नहीं। चिल्ड्रन रियली नीड ए ऑलराउंड अपब्रिंगिंग। माता पिता को चाहिए वे बच्चों के साथ लगाव रखें और बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक उनकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखें। कुछ मामलों में तो उनको आगे भी ध्यान रखना पड़ता है। माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बच्चों का अड़ियल रवैया अपनाना बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो जानिए गलती किसकी।